ये देखो फ़ारेनहाइट का जो है ऐसा दिखता है वो टेम्परेचर, उसका थर्मामीटर। मतलब जो 32 डिग्री रहेगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पानी जम जाएगा यहाँ पर। और और जो ह्यूमन टेम्परेचर रहता है, अगर फ़ारेनहाइट में देखोगे, हमारा खुद का टेम्परेचर रहता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और गर्म कहाँ होता है, पानी उबलेगा 212 पर। और इसका सबसे नीचे का रहता है -4। ये देखो, ये तीनों दे के रखे हैं, एक है फ़ारेनहाइट, एक है सेल्सियस और एक है केल्विन। अगर तीनों में अंतर देखना है तो देखो, तो केल्विन में जब 0 डिग्री केल्विन रहेगा, तो ये मतलब ये सबसे एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर है, इससे नीचे कभी कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो ये -273 रहेगा, -460 रहेगा। अब देखते हैं पानी कितने टेम्परेचर पर रहेगा। तो पानी ये रहता है 0 डिग्री, नहीं, पानी रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर और 273 केल्विन पर। और सबसे जहाँ पर पानी उबलेगा, उबलने के लिए फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर और ये 373 डिग्री केल्विन पर। अब ये देखो आयतन प्रसार गुणांक, जो भी अपन पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो देखो अभी पानी इतना था, फिर आयतन इसका बढ़ गया, इतना हो गया, फिर और बड़ा, ये निकलने लगा इसमें से। तो हुआ कि आखिर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका आयतन बढ़ता जा रहा है। अब इसमें देख सकते हैं, देखो ये लोहा है, ये इसमें भी फैल गया। ये देखो रेल पटरी क्या होता है, जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसमें क्या रह रहा है कि जो लोहा है, जैसे अब इसका टेम्परेचर बढ़ा रेल पटरी का, तो ये अपने आप फैलने लगा। और जब ये फैलेगा तो अब ये सीधी ना होकर ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। अब इसके बाद देख लेते हैं रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या है। मतलब अल्फा और आयतन का क्या था, गामा, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो माना किसी पदार्थ के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये घन है, इसकी प्रत्येक भुजा की मतलब यहाँ यहाँ ये सब एल है, जिसके ताप में डेल्टा टी बढ़ाने पर उसमें भुजा में वृद्धि हो रही, मतलब ये ऐसी ऐसी फैलती जा रही। तो कितनी फैल गई, एल प्लस डेल्टा एल फैल गई। तब घन का, यहाँ घन कर लेना, तब घन का प्रारंभिक आयतन, घन का आयतन कितना होता है, अपन लिखते अगर ए था तो ए क्यू लिखते थे, यहाँ पर एल है तो एल क्यू लिखेंगे। अब घन का अंतिम आयतन, क्योंकि अब वो एल प्लस डेल्टा एल बढ़ गई है, तो इसका क्यू हो जाएगा, यहाँ लिख लिया। अब आयतन में वृद्धि कितनी होगी, तो जो वृद्धि हुई है वो और माइनस पुराना वाला आयतन, दोनों को माइनस कर देंगे। अब एल प्लस डेल्टा एल, अब ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ये होता है इसका फॉर्मूला टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, ये एक एल क्यू प्लस 3l² डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल स्क्वायर और यहाँ प्लस डेल्टा एल का क्यू और ये माइनस एल क्यू। अब ये देखो एल क्यू से एल क्यू कैंसिल हो गया। अब हमने कहा कि जो डेल्टा एल है वो बहुत ही छोटा है, तो अगर हम उसका क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो उनकी उपेक्षा कर देंगे। देखो यहाँ पर कहाँ, यहाँ है ये डेल्टा एल स्क्वायर, इसकी उपेक्षा कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। ये क्यू है, इसको भी हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, तो बचेगा कितना, तो हमारे पास बचेगा आयतन परिवर्तन डेल्टा भी बराबर 3l² डेल्टा एल। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फिर अब हमने अभी पढ़ा था आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, गामा बराबर डेल्टा भी बटे में भी इंटू डेल टी। तो अब भी हमने डेल्टा भी निकाला है, उसकी वैल्यू रख दो सर। तो गामा बराबर हो गया 3l² डेल्टा एल बटे में एल क्यू डेल्टा टी। अब यहाँ एल स्क्वायर से एल क्यू कटेगा तो एक एल बचेगा, तो हमारे पास कितना बचा, 3 डेल्टा एल बटे में एल डेल्टा टी। अब ये देखो डेल्टा एल बटे में एल डेल्टा टी, अब भी हमने अल्फा की वैल्यू यही निकाली थी, तो यहाँ पर हम अल्फा रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि गामा के बराबर होता है 3 अल्फा। ये गामा और अल्फा में रिलेशन हो गया, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, ये भी पूछे जाते हैं पेपर में। फिर उसके बाद है रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, मतलब अल्फा और
बीटा में रिलेशन क्या होगा। तो माना किसी धातु की वर्गाकार चादर की प्रत्येक भुजा L है, उसमें ताप डेल्टा T में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, L प्लस डेल्टा L हो जाती है। तब प्रारंभिक क्षेत्रफल उसका, अब यहाँ पर क्या है, प्लेट है, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, तो आयत का होता था या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब उन्होंने कहा ये तो वर्ग जैसा है, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है L स्क्वायर, यहाँ लगा दिया L स्क्वायर। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया डेल्टा L, तो L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। अब हम देखना है वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि निकालने के लिए डेल्टा A बराबर ये इसका स्क्वायर माइनस पुराने वाले प्रारंभिक क्षेत्रफल का स्क्वायर, यहाँ लगाना है A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमने ये लगा दिया, माइनस L स्क्वायर तो है ही, तो माइनस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना है पास, इतना। अब यहाँ फिर से वही बोला कि डेल्टा L बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, तो इसको हटा दो, तो इसको हटा दिया, बचा कितना 2L डेल्टा L, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसकी हमें वैल्यू पहले से पता है, बीटा बराबर कितना होता है, डेल्टा A बटे में A डेल्टा T। तो यहाँ से डेल्टा A की वैल्यू उठाओ और इधर पर रख दो, इसको कितना हो जाएगा 2L डेल्टा L हो जाएगा बटे में L स्क्वायर डेल्टा T, A स्क्वायर डेल्टा T। ये यहाँ पर तो A ही रहेगा, A की वैल्यू रख देते हैं हम। A की वैल्यू क्या होती है, A है हमारा क्षेत्रफल, ठीक है, और क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, क्षेत्रफल है L स्क्वायर, कहाँ लिखा है, ये लिखा, ये जो क्षेत्रफल है ये है L स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर अभी हमने देखो ये रखा है, जो ये V की वैल्यू रखी है L क्यू, ऐसे यहाँ पर भी A की वैल्यू रख देनी है L स्क्वायर। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, ये देखो, ये डेल्टा A की वैल्यू रख दी हमने इसमें, तो ये हो गया 2L डेल्टा L, फिर A की वैल्यू रखी ये L स्क्वायर वाली इसमें, तो L स्क्वायर डेल्टा T। अब इसको काट दो, L से L कट गया, 2 ये डेल्टा L, ये हो गया L डेल्टा T। अब देखो तो ये डेल्टा L बटे में L डेल्टा T, इसकी वैल्यू थी अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा बराबर 2 अल्फा, तो ये बीटा और अल्फा में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो देखो बीटा अल्फा, अब बीटा और अल्फा में तो आ गया, अब हम यहाँ से, और गामा और अल्फा में भी आ गया था, तो अभी पहले इसको ऐसे जमा के लिख लेते हैं कि बीटा के बटे में 2 ले आएंगे, अल्फा के बटे में 1, इसको भी जमा के लिख लेते हैं, गामा के बटे में ये यहाँ जाएगा, तो गामा बटे 3 और अल्फा बटे में 1। अब ये देखो अल्फा बटे 1 अल्फा बटे 1 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा बटे में 2 बराबर गामा बटे में 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया, अल्फा का बटे में 1 है, बीटा के बटे में 2 है, गामा के बटे में 3 है। तो अगर हम इन सबको लिखते हैं समानुपाती लगा के, अल्फा समानुपाती बीटा समानुपाती गामा, तो इनका रेशियो कितना आता है, 1 का, 2 का और 3 का रेशियो आ जाता है। और अगर यहाँ से हमें बीटा और गामा में भी रिलेशन निकालना है, बीटा और गामा में रिलेशन, तो देखो 3 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का यहाँ कर दो, इसमें 3 बीटा बराबर 2 अल्फा, ये गामा और बीटा में रिलेशन आ जाता है, मतलब हाँ गामा और बीटा में। फिर उसके बाद है विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है।
ऊष्मा है पता है। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। होता क्या है, जैसे कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे कि पानी है, हमें पानी को इतना बढ़ाना है कि सिर्फ उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर आए, तो हमें कितना ऊष्मा चाहिए पड़ेगी, मतलब हमें उसमें कितनी गैस लगानी पड़ी, जैसे सिलेंडर रहता है, गैस सिलेंडर, उसमें से आग निकलती है, तो हमें कितनी ऊष्मा चाहिए कि वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो वो उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। ऐसी हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगी, तेल के लिए अलग होगी, पानी के लिए अलग होगी, और जो भी पदार्थ गर्म हो रहे हैं उन सब के लिए अलग अलग होगी। अब इसका गणितीय व्याख्या देखते हैं क्या होती है। तो जब विभिन्न ताप वाले पदार्थों को मिलाया जाता है या संपर्क में रखा जाता है, तो अधिक ऊष्मा वाले वस्तु से ताप यहाँ पर है कम ऊष्मा वाले वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। मतलब अगर मानो हमने यहाँ रख दिया है, एक कप रखा है, ठीक है, जिसमें चाय है, और बाजू में एक कप रखा है जिसमें पानी है, ठीक है, तो चाय है गर्म, पानी है ठंडा, मतलब जितना नॉर्मल रहता है। अब मानो हमने इन दोनों को पास पास रख दिया, बिल्कुल इधर पर चिपका के इधर रख दिया, तो अब क्या होगा, ऊष्मा जो है इसके पास ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा गर्म है, चाय ज़्यादा गर्म है, तो चाय अपने आप इसकी जो ऊष्मा है इस पानी वाले में जाने लगेगी, और ये पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब ये पानी अगर ठंडा है तो मतलब जितना नॉर्मल है, ऐसा हो कि ये पानी इसको खुद ही बर्फ बना दे, अपनी जैसे टेम्परेचर ले आए और पानी में कुछ असर ना पड़े, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होता है कि ऊष्मा जो रहती है वो ज़्यादा से कम की ओर चलती है, ये इसमें बोला गया है। किसी वस्तु द्वारा दी या ली गई ऊष्मा, हम मान लेते हैं ऊष्मा है डेल्टा क्यू, तो पहला वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होती है, ऊष्मा जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दूसरा, वस्तु के ताप में वृद्धि, जो ताप में डेल्टा टी वृद्धि हो रही है उसके भी समानुपाती होती है क्या, ऊष्मा, ठीक है। और क्या क्या होती है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि वो पदार्थ है कैसा जिसकी वो ऊष्मा है, तो उस पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ हमें लिखा कि दोनों को मिलाकर अब लिखने पर कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू जो है वो समानुपाती है एम के और डेल्टा टी के, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा, अब ये जो समानुपाती कांस्टेंट है इसको हटाना है, तो उसकी हम जगह लिखेंगे एस और एम डेल्टा टी। अब जो एस है वो होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो एस बराबर कितना आएगा, एस बराबर आएगा डेल्टा क्यू, ये सब बट्टे में चला जाएगा, एम डेल्टा टी, ये आ गया। अब अगर यहाँ से हम मात्रक निकालें तो मात्रक कितना आएगा, ये क्यू है, तो मात्रक कितना आएगा, तो ये ऊष्मा का होता है जूल, तो जो हमने जूल लिख दिया, एम का होता है किलोग्राम और तापमान का होता है केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। विमेय सूत्र कितना होगा, तो विमेय सूत्र इसको सॉल्व करके निकालो, जूल का कितना हो जाएगा, ml 2T-2, ठीक है, ऊष्मा का, बटे में किलोग्राम, किलोग्राम का होता है m, और केल्विन, केल्विन का होता है k। अब इसको देखो तो m से m तो कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास m0 L2T-2 K-1, क्योंकि ये k जो है ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है इसका विमीय सूत्र। फिर देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का दैनिक जीवन में उपयोग है कहाँ, क्या क्या उपयोग है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, ये याद रखना है कि पानी जो है उसकी सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता होगी, मतलब उसको गर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए पड़ेगी, तब जाके वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला, पानी देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है। देर से गर्म हो रहा मतलब उसकी जो ऊष्माधारिता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता वो ज़्यादा है, इसलिए उसको टाइम लगता है, और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। और गर्म करने पर पानी द्वारा अधिक ऊष्मा ली जाती है तथा ठंडा करने पर अधिक ऊष्मा छोड़ी जाती है, इसलिए इसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा है। तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ है। रोगी की सिकाई गर्म पानी की बोतलों से करते हैं, जब अपने हाथ पैर दर्द होते तो अपन क्या करते हैं, पानी की बोतल भरते हैं, उस पानी गर्म पानी डालते हैं उसमें और फिर उससे सेकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो आराम आराम से ठंडा होगा, क्योंकि उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा है, इसलिए वो आराम आराम से ठंडा होगा, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण उसमें ऊष्मा की अधिक मात्रा निहित होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी हीट को उसमें बचा के रखता है, अतः सिकाई के समय पानी धीरे धीरे ठंडा होता है।
और क्या इसका उपयोग हो सकता है, तो ठंडियों में किसान जो रहते हैं फसलों को जो पाला लग जाता है उससे बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पानी क्या करेगा, पानी की फिर से वही विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है, तो पानी धीमे धीमे ठंडा होगा। अब जैसे ठंड पड़ रही है, ठीक है, तो पानी भर देंगे तो वो धीमे धीमे ठंडा होगा, उसकी ऊष्मा जल्दी जल्दी नहीं जाएगी, जिससे वो फसलों को बचा लेगा। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है अथवा वह जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, और ठंडा होने में समय ज़्यादा लगता है, और वो अधिक ऊष्मा छोड़ता है। फलस्वरूप आसपास का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऊष्मा छोड़ रहा है धीमे धीमे। वातावरण का ताप पाला बनने के अनुकूल नहीं होने के कारण पाला नहीं बन पाता, वहां पर पाला नहीं लग पाता, अतः खेतों में पानी भरने से फसलों की रक्षा हो जाती है। मतलब इसमें हम पानी को उपयोग कर सकते हैं इसकी ऊष्माधारिता के लिए। फिर ऊष्माधारिता का फॉर्मूला क्या है, वो हमने देखी जो अभी, वो है विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब ऊष्माधारिता क्या है, तो किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी ऊष्माधारिता कहेंगे। वही जो अभी हमने निकाला था वो ही है ये ऊष्माधारिता ही। लेकिन अब हमें इसका मात्रक निकालना है, इसका मात्रक क्या होगा तो अभी हमने देखा था एम एस डेल टी, ठीक है, तो ऊष्माधारिता एस बराबर हो गई डेल्टा क्यू बटे में एम डेल टी। अब एकांक द्रव्यमान के लिए, अब मान लो कि जो द्रव्यमान है, अभी हम द्रव्यमान ले रहे थे, अब मान लो कि द्रव्यमान 1 है, तब क्या होगा, तो एस बराबर डेल्टा क्यू बटे में, यहाँ पर 1 लिख लिया और ये डेल्टा टी हो गया, तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, तो हमारे पास आ गया जूल प्रति केल्विन। अब जूल के लिए क्या होता है, एम एल 2T-2, और केल्विन के लिए है के, तो हमारे पास भी में सूत्र कितना आ गया, ML2T-2 और K-1, यहाँ पर कर लेना -1 अब उसके बाद है गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, तो नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, मतलब ऐसा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, कांस्टेंट जो नियत ताप है जो बदल लेना, उस पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में, मतलब थोड़ी सी द्रव्यमान की अवस्था है उसमें हमें परिवर्तन करना है। अभी हम उसकी हीट बढ़ा रहे थे 1 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो अलग थी, विशिष्ट ऊष्मा थी। अब यहाँ पर जो तापमान है वो वही रहे, और थोड़ा सा द्रव्यमान है उसके उसमें परिवर्तन करना है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की कितनी मात्रा लगेगी उसको पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो यदि नियत ताप पर किसी पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू हो, तो डेल्टा क्यू किस पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पर, और तो ये समानुपाती हो गया, और समानुपाती हटेगा तो उसकी जगह आएगा एल, और एल हमारी क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो एल का यहाँ से निकाल लो, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से डेल्टा क्यू बटे में एम। अब उसका मात्रक देखो तो ये होता है जूल, ये होता है किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम। विमीय सूत्र निकाल लो, तो जूल का होता है ML2T-2 और किलोग्राम का m, तब क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, M0L2T-2। ये आ गया गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र। अब गुप्त ऊष्मा के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है कि किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तन करने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को द्रव की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब क्या है कि जब पानी उबले, ठीक है, द्रव जो है, मान लो पानी हमने लिया, तो पानी जो है उसका थोड़ा सा द्रव्यमान है, जब वो उबल रहा है तो हम ऐसा कितनी मात्रा दें कि वो भाप बन जाए, मतलब उसके उबलने के तापमान पर वो भाप बन जाए, बाष्प बन जाए, तो उस ऊष्मा को हम कहेंगे इस वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्प में बदल रहे हैं। अब सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होती है, इसके लिए 536। और एसआई पद्धति में कितनी होती है, तो एसआई पद्धति में होती है 22.6 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम।
तो ये इसके लिए हो जाती है। फिर उसके बाद सेकंड है गलन की गुप्त ऊष्मा। अब बाष्पन देखो नाम से ही समझ आया था कि हमें बाष्प करना है उसका, उसकी भाप बनाना है उसको। तो बाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो गई। अब गलन की गुप्त ऊष्मा है। इसका मतलब क्या है? तो किसी ठोस पदार्थ को एकांक द्रव्यमान, किसी ठोस पदार्थ के, लिखना के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर उसी ताप के द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जैसे कि बर्फ है, बर्फ को हम इतने टेम्परेचर तक ले आए कि वो पानी बन जाए, ठीक है, गल जाए, पानी बन जाए, तो वो गलन की गुप्त ऊष्मा हो गई। अब इस पद्धति में बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है कि बर्फ पानी बन जाए तो कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, और CGS में 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब हर 1 ग्राम पर हमें 80 कैलोरी उसको ऊष्मा देनी होगी, या तो उससे ऊष्मा लेनी होगी। दो काम हो सकते हैं। अब ऊष्मीय प्रसार का दैनिक जीवन में उपयोग है कि आखिर? तो पहला है रेल की पटरियां बिछाते समय 2 पटरियों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि यदि गर्मी में तापमान में वृद्धि हो तो पटरियों की लंबाई बढ़ जाती है। अभी हमने देखा था पटरियों की लंबाई बढ़ रही थी, तो वे मुड़ने ना पाए अथवा एक दूसरे पर चढ़ने ना पाए, इसलिए हम उनको दूर दूर रखते हैं। पटरियों को दूर दूर इसलिए रखते हैं जिससे वो, अगर मान हम बिल्कुल पास पास रख देते पटरियों को, तो वो क्या होता है, ऐसी ऐसी और ज्यादा मुड़ जाती, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरा, टेलीफोन के तारों को ढीला बांधा जाता है ताकि शीत ऋतु में तार सिकुड़कर टूटने ना लग जाए। अब देखो ना, ढीला बांधा टेलीफोन, अब जब ठंडी पड़ती है तो तार बिल्कुल खिंचता है, तो ऐसा ना हो, थोड़ा थोड़ा ऐसा ढीला ढीला सा बांध देते हैं, क्योंकि वो खिंच के बिल्कुल ठंडियों में सीधा हो जाएगा। तो अगर हम पहले से इसको अच्छा टाइट बांध देंगे और ठंडियों में और खिंचेगा तो तार टूट सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करते। फिर है बोतल में लगी डॉट को निकालने के लिए गर्दन के पास बोतल को कुछ गर्म किया जाता है। ऐसा करने से बोतल में मुंह का व्यास जो है कुछ बढ़ जाता है। अगर मानो हमें ढक्कन खोलना है, बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो जहाँ से ढक्कन खोलते हैं उसको थोड़ा गर्म कर देंगे, गर्म करेंगे तो अपने आप वो ढक्कन खुल जाएगा। फिर कांच के बल्ब में केवल प्लेटिनम तार का फ्यूज लगा होता है, क्योंकि प्लेटिनम का जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो कांच के रेखीय प्रसार गुणांक के लगभग बराबर है, क्योंकि वो भी तो गर्म होता है, बल्ब के अंदर जो तार लगा रहता है, इसलिए हम ऐसा लगाते हैं कि वो जल ना पाए और वो फैल ना पाए। फिर है लोहे का पुल बनाते समय 2 गार्डरों के सिरों के मध्य थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है तथा सिरे स्तंभों पर दृढ़तापूर्वक कसे नहीं जाते, अपितु ठोस बेलनों पर रखे जाते हैं ताकि ग्रीष्म ऋतु में उनके स्वतंत्रतापूर्वक प्रसार हो सके और वे मुड़ने ना पाए। वही बात है जो अभी हमने वायर के लिए देखी थी, ये भी वही है कि मतलब आ, नहीं, रेलगाड़ी के लिए देखी थी। रेलगाड़ियों के लिए क्या था, गर्मी पड़ती है तो ये फैलता है, फैलेगा तो यहाँ वहां जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी जो पुल बनाते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं।